कल्पना कीजिए आपकी कक्षा चल रही है और एक 13 साल का बच्चा अचानक से मतलब बिना किसी वजह के बहुत विद्रोही हो गया है। ऐसा अक्सर होता है। हाँ, मतलब वो बात बात पर बहस कर रहा है और नियम तोड़ रहा है। अब एक शिक्षक के तौर पर हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? उसे सजा देने की, है ना? बिल्कुल, सबसे पहले गुस्सा ही आता है। हाँ, लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि वो बच्चा जानबूझकर बदतमीजी नहीं कर रहा है, बल्कि उसका पूरा दिमाग और शरीर एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट से गुजर रहा अरे वाह, ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। है ना? तो व्यापम साइंस हब में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के इस गहन विश्लेषण में हम बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के संपूर्ण नोट्स को गहराई से समझने वाले हैं। जी, और ये बहुत जरूरी टॉपिक है। बिल्कुल। और आज हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं मैं बता दूं। हम विकास की अवधारणा, वृद्धि और विकास में असली अंतर, गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक की जीवन यात्रा और पियाजे और वाइगॉत्स्की जैसे दिग्गजों के सिद्धांत देखने वाले हैं। हाँ, और वो प्रकृति बनाम पोषण का जो पुराना वाद विवाद है, वो भी हम कवर करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं क्योंकि ये जानकारी सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि एक बेहतरीन शिक्षक बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, मतलब एक सफल शिक्षक वो नहीं है जो सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे नोट्स लिख दे, सही कहा। बल्कि वो है जो ये समझे कि सामने बैठे बच्चे के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मतलब बाल विकास कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये तो इंसान को समझने का विज्ञान है। बिल्कुल। और इसी बात से मुझे नोट्स का पहला सवाल याद आता है कि विकास असल में क्या है। मतलब अक्सर लोग वृद्धि, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, और विकास दोनों को एक ही मान लेते हैं। जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। हाँ, तो अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ूं, तो क्या हम कह सकते हैं कि वृद्धि एक नया स्मार्टफोन खरीदने जैसा है? मतलब आपका हार्डवेयर बड़ा हो रहा है, स्क्रीन बड़ी हो रही है। हार्डवेयर अपग्रेड हो रहा है। हाँ, लेकिन जो विकास है वो उस फोन में जीवन भर चलने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स की तरह है, जो लगातार उसकी परफॉर्मेंस को बदलता रहता है। बहुत खूब। और सॉफ्टवेयर अपडेट की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? क्या? वो ये कि ये कभी रुकता नहीं है। मतलब हार्डवेयर का विकास यानी जो वृद्धि है, वो तो एक उम्र के बाद रुक जाती है। हाइट जितनी बढ़नी थी बढ़ गई। हाँ, वो तो है। लेकिन हमारी सोच, समझ, भाषा और भावनाओं का जो अपडेट है, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। अच्छा, इसीलिए कहते हैं कि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। बिल्कुल। और एक और बड़ी बात, ये बहुआयामी होता है। ऐसा नहीं है कि पहले शरीर बढ़ेगा और फिर दिमाग। सब कुछ एक साथ एक सिंक्रोनाइजेशन में चलता है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सब एक साथ। समझ गई। और नोट्स में एक लाइन थी कि विकास हमेशा क्रमबद्ध होता है और सामान्य से विशेष की ओर होता है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? इसे एक छोटे बच्चे के उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा जब एक 6 महीने का बच्चा किसी खिलौने को पकड़ने की कोशिश करता है। हाँ, वो अपने पूरे हाथ पैर मारता है। बिल्कुल, वो अपना पूरा शरीर उस खिलौने की तरफ फेंकता है। ये एक सामान्य प्रतिक्रिया है, क्योंकि उसका अपनी मांसपेशियों पर कोई खास कंट्रोल नहीं है। हाँ, सही बात है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही बच्चा उसी खिलौने को सिर्फ अपने अंगूठे और एक उंगली से बहुत आराम से उठा लेता है। अरे हाँ। तो ये विशेष प्रतिक्रिया है। पूरी बांह के बेतरतीब इस्तेमाल से लेकर उंगलियों के बारीक इस्तेमाल तक का ये जो सफर है ना, यही विकास है। ये सच में बहुत ही अद्भुत ऑब्जर्वेशन है। लेकिन इसी सॉफ्टवेयर अपडेट वाले हिस्से में मैं थोड़ा उलझ गई थी। नोट्स में निरंतरता बनाम अनिरंतरता की बात की गई है। हाँ, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। भी जाता है। नहीं, रुकता नहीं है। बस उसके होने की जो गति है और तरीका है, उसमें फर्क आ जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास धीरे धीरे होता है, जैसे बच्चे का भाषा सीखना। कोई भी बच्चा एक रात में अचानक पूरा वाक्य तो नहीं बोलता, है ना? हाँ, पहले वो बस कुछ आवाजें निकालता है, फिर एक शब्द बोलता है। बिल्कुल, ये निरंतरता है। लेकिन जो अनिरंतरता का नजरिया है, वो कहता है कि विकास कुछ अलग अलग स्पष्ट चरणों में होता है, जहां एकदम से अचानक बड़े बदलाव आते हैं। जैसे कि किशोरावस्था। एकदम सही। किशोरावस्था इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। शरीर में हार्मोनल बदलाव और मानसिक परिवर्तन इतनी तेजी से होते हैं कि वो एक झटके की तरह दिखते हैं। मतलब कभी-कभी बैकग्राउंड में छोटे-छोटे अपडेट्स होते हैं और कभी-कभी तो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब जब हम इस प्रक्रिया को समझ चुके हैं, तो जीवन की उन अलग-अलग चरणों को देखना काफी दिलचस्प होगा। हमारे नोट्स तो सीधे गर्भावस्था से शुरू होते हैं। हाँ,
क्योंकि प्रीनेटल स्टेज ही असल में विकास की नींव है। जन्म से पहले ही शरीर और मस्तिष्क का बुनियादी ढांचा बन रहा होता है। और एक भावी शिक्षक को ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि माँ का स्वास्थ्य और पोषण बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल, यहाँ तक कि माँ का मानसिक तनाव भी बच्चे के मस्तिष्क को परमानेंट रूप से प्रभावित कर सकता है। तो बच्चा जब आपकी क्लास में आता है, उसकी सीखने की क्षमता का एक बड़ा हिस्सा तो इसी अवस्था में बन चुका होता है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। फिर जन्म के बाद शैशवावस्था आती है जो करीब 2 साल तक चलती है। जी, इन्फेंसी। इस दौरान शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। और मैंने पढ़ा कि इस उम्र में बच्चा अपनी इंद्रियों से सीखता है, मतलब देखकर, सुनकर या चीजों को मुंह में डालकर, और अपनी माँ से उसका लगाव सबसे ज्यादा होता है। हाँ, और ये लगाव उसके भावनात्मक विकास की पहली सीढ़ी है। अगर उसे वहां सुरक्षा मिलती है तो वो पूरी दुनिया को सुरक्षित मानता है। फिर आता है 2 से 6 वर्ष का समय, जिसे अर्ली चाइल्डहुड या प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं, जहाँ भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है। बिल्कुल, उनकी कल्पना शक्ति बहुत तेज होती है और वो हर चीज की नकल करते हैं। इसीलिए टीचर्स के लिए एक टिप है कि इस उम्र में खेल आधारित शिक्षा सबसे असरदार होती है। तो मतलब बच्चों को बस ब्लैक बोर्ड के सामने बैठाकर रटाने का कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं। खेल उनका स्वाभाविक काम है। जब वो खेल रहे होते हैं तो वो सिर्फ दौड़ भाग नहीं रहे होते, वो नियम बनाना सीखते हैं, बात करना सीखते हैं। अपनी कल्पना को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। इसके बाद उत्तर बाल्यावस्था आती है, 6 से 12 वर्ष की उम्र। तब उनकी सोच थोड़ी ज्यादा लॉजिकल हो जाती है। हाँ, और इसी अवस्था को नोट्स में गैंगेज कहा गया है। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है। जी, पूछे। जो बच्चा शैशवावस्था में अपनी माँ से इतना चिपका रहता था, वो अचानक 8-9 साल की उम्र में अपने दोस्तों के गैंग का हिस्सा क्यों बनना चाहता है? क्या वो अपने माता पिता से दूर जा रहा है? इसे दूर जाना नहीं कह सकते। इसे समाज का हिस्सा बनने की तैयारी समझना चाहिए। अच्छा। हाँ, जब बच्चा इस गैंग एज में आता है तो वो असल में एक सुरक्षित माहौल में सोशल स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो टीम में काम करना, लीडरशिप और झगड़े सुलझाना सीखता है। मतलब जो नियम पहले सिर्फ मम्मी पापा बनाते थे, अब वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर नियम बना रहा है। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। और यही पहचान उसे जीवन की सबसे मुश्किल अवस्था के लिए तैयार करती है, किशोरावस्था। 12 से 18 वर्ष का समय, जिसे नोट्स में तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। जी, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म। शारीरिक बदलाव, इमोशनल उतार चढ़ाव, आजादी की जिद, मतलब इस समय बच्चा बस एक ही सवाल से जूझ रहा होता है कि मैं कौन हूँ। हाँ, और यहीं पर एक शिक्षक का रोल सबसे बड़ा हो जाता है। जब एक टीनेजर अपनी पहचान की खोज में उलझा हो, असुरक्षित महसूस कर रहा हो, तब उसे सजा की नहीं, एक गाइड की जरूरत होती है। जो टीचर इस मानसिक उथल-पुथल को नहीं समझेगा, वो स्टूडेंट से कभी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। डांट की बजाय प्रोत्साहन की जरूरत होती है। ये सच में एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि परिवार से लेकर दोस्तों तक और फिर खुद की पहचान तलाशने तक, ये सच सिर्फ बाहर का व्यवहार नहीं है। बिल्कुल नहीं, दिमाग के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है। हाँ, और अगर हम संज्ञानात्मक विकास यानी सोचने और तर्क करने की बात करें, तो जीन पियाजे का नाम सबसे ऊपर आता है। मैंने उनकी 4 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा: संवेदनात्मक, गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। जी, पियाजे की ये 4 स्टेजेस बहुत फेमस हैं। हाँ, लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो एक शिक्षक के तौर पर मुझे ये समझ नहीं आया कि 5 साल के बच्चे और 12 साल के बच्चे की सोच में पियाजे के हिसाब से असल में क्या फर्क है। चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। हाँ, प्लीज। मान लीजिए आपके सामने 2 गिलास रखे हैं। हाँ, एक गिलास लंबा और पतला है और दूसरा छोटा और चौड़ा है। ठीक है। दोनों में बिल्कुल बराबर मात्रा में पानी है। अब अगर आप एक 5 साल के बच्चे से पूछेंगे, जो अभी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, कि किस गिलास में पानी ज्यादा है, तो वो क्या कहेगा? शायद वो लंबे ग्लास की तरफ इशारा करेगा। बिल्कुल, क्योंकि उसका दिमाग एक बार में सिर्फ गिलास की ऊंचाई को प्रोसेस कर पा रहा है। वो चौड़ाई को नहीं देख पाता, वो अभी उस तरह से तर्क नहीं कर सकता। अच्छा, समझी। लेकिन अगर यही सवाल आप एक 10 साल के बच्चे से पूछेंगे, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है, तो वो तुरंत बता देगा कि दोनों में पानी बराबर है।
क्योंकि अब वो लॉजिक लगा सकता है कि जो ऊंचाई में कम है वो चौड़ाई में ज्यादा है। एकदम सही। और जब वो 12 साल के पार जाता है, यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है, तब तो उसे ग्लास देखने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, वो अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर सकता है। आप उससे पूछिए कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण न हो तो क्या होगा, वो बिना कुछ देखे सिर्फ अपने दिमाग में कल्पना करके तार्किक जवाब दे देगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। तो पियाजे के अनुसार ये सब उम्र और दिमाग के अंदर के विकास का खेल है। जी, आंतरिक विकास। लेकिन फिर नोट्स में सामाजिक विकास का भी जिक्र है और वहाँ लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत आता है। वो तो कहते हैं कि विकास समाज के संपर्क से होता है। हाँ, सोशल इंटरैक्शन से। और नोट्स ये भी कहते हैं कि परिवार बच्चे का पहला विद्यालय है। तब एक भावी शिक्षक अपनी क्लास में बैलेंस कैसे बनाए? एक तरफ पियाजे हैं जो कहते हैं सब कुछ उम्र और अंदर से होता है, और दूसरी तरफ वाइगोत्स्की हैं जो कहते हैं समाज से होता है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो ये बहुत ही गहरा सवाल है। लेकिन सच बताऊं तो ये दोनों सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। वो कैसे? देखिए, पियाजे हमें बताते हैं कि एक बच्चे के संज्ञानात्मक बर्तन का आकार क्या है। मतलब एक 5 साल के बच्चे का मानसिक बर्तन बहुत मुश्किल सवालों को हैंडल नहीं कर सकता। पियाजे ने बर्तन की लिमिट बता दी। बिल्कुल। और वाइगोत्स्की कहते हैं कि उस बर्तन में जो ज्ञान का पानी भरा जाएगा वो आसपास के समाज से आएगा। माता पिता, शिक्षक और दोस्त उस बर्तन को भरते हैं। संज्ञानात्मक बर्तन और सामाजिक पानी, क्या बात है। हाँ, तो बच्चे को जानकारी प्रोसेस करने के लिए पियाजे के स्तर की जरूरत होती है, और वो जानकारी उसे वाइगोत्स्की के सामाजिक परिवेश से मिलती है। समझ गई। और इसी माहौल में बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, जब वो अपनी खुशी, डर या गुस्से को कंट्रोल करना सीखता है। जी बिल्कुल। नोट्स में एरिक एरिक्सन और सिगमंड फ्रॉइड का भी जिक्र था कि कैसे बचपन के अनुभव हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं, जो हमें हमारे अगले बड़े विषय पे ले जाता है, प्रकृति बनाम पोषण। हाँ, नेचर वर्सेस नर्चर। तो हमने ये तो देख लिया कि बच्चे विकसित कैसे होते हैं, लेकिन ये बदलाव लाता कौन है? क्या ये जन्मजात है या पर्यावरण का असर है? तो नोट्स में प्रकृति को हेरिडिटी या आनुवंशिकता माना गया है, जो गुण माता पिता से मिलते हैं। हाँ, जैसे रंग, हाइट या जन्मजात बुद्धि। और पोषण वो पर्यावरण है जो बच्चे को मिलता है, जैसे शिक्षा, खाना, समाज। तो क्या हम प्रकृति और पोषण की तुलना फिर से उस कंप्यूटर वाले उदाहरण से कर सकते हैं कि प्रकृति हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर है जो तय करता है कि क्षमता कितनी होगी, और पोषण वो सॉफ्टवेयर है जो तय करता है कि वो परफॉर्म कैसा करेगा? हाँ, ये एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। और अगर हम इसे और ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि दोनों में से कोई भी अकेले काम नहीं कर सकता। मतलब दोनों जरूरी हैं। बिल्कुल। मान लीजिए एक बच्चे में गणित की बहुत अच्छी जन्मजात प्रतिभा है, ये उसका नेचर है, उसका पावरफुल हार्डवेयर। लेकिन अगर उसे कभी स्कूल जाने का मौका ही ना मिले, कोई अच्छा टीचर ही ना मिले, मतलब उसे सही नर्चर या पोषण ना मिले, तो वो प्रतिभा कभी बाहर आ ही नहीं पाएगी। और दूसरी तरफ अगर प्रोसेसर कमजोर है तो आप कितना भी भारी सॉफ्टवेयर डाल लें, सिस्टम हैंग हो जाएगा। हाँ, सही बात है। इसीलिए आज मनोविज्ञान में यह माना जाता है कि विकास प्रकृति और पोषण दोनों का संयुक्त परिणाम है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि एक टीचर अपनी क्लास में 40 बच्चों के बीच ये कैसे पता लगाएगा कि किसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में क्या दिक्कत है? मनोवैज्ञानिक इसके लिए कौन सी विधियों का इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए कई अध्ययन विधियां हैं। सबसे बेसिक है अवलोकन विधि, यानी ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है? इसमें टीचर बच्चे को उसके स्वाभाविक माहौल में बस देखता है, खेलते हुए या पढ़ते हुए। ये बहुत प्रामाणिक है क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन इसमें तो समय बहुत लगता होगा, है ना? हाँ, समय लगता है। इसीलिए फिर साक्षात्कार या इंटरव्यू और प्रश्नावली जैसी विधियां भी हैं, जहां सीधे सवाल पूछे जाते हैं। और कुछ प्रयोगात्मक विधियां भी होती हैं, जहां नियंत्रित परिस्थितियों में टेस्ट किए जाते हैं। अच्छा। और नोट्स में एक बहुत ही खास विधि पर जोर दिया गया है, केस स्टडी विधि। ये कैसे काम करती है? केस स्टडी विधि तब यूज होती है जब क्लास में कोई एक बच्चा बहुत ही अलग या असामान्य व्यवहार कर रहा हो। जैसे कि कोई बच्चा अचानक से बहुत शांत हो जाए। हाँ, मान लीजिए वो पहले पढ़ाई में अच्छा था और अचानक फेल होने लगा है। तो केस स्टडी में उस एक बच्चे के पूरे जीवन का गहराई से अध्ययन किया जाता है। मतलब उसकी फैमिली, मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ। बिल्कुल। उसकी पृष्ठभूमि, उसके दोस्त, सब कुछ चेक किया जाता है, ये समझने के लिए कि उसकी प्रकृति और पोषण में कहाँ क्या बदलाव आया है, ताकि उसे सही मार्गदर्शन मिल सके।
एक तरह से शिक्षक एक जासूस और एक गाइड दोनों बन जाता है। हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो मुझे लगता है कि कुछ बातें हर भावी शिक्षक को हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली ये कि विकास कोई सीधी रेखा नहीं है, ये बहुआयामी है। बिल्कुल। बच्चों के लिए खेल सिर्फ टाइम पास नहीं है, उनका स्वाभाविक काम है। वाइगोस्की के अनुसार परिवार पहला विद्यालय है और किशोरावस्था कोई समस्या नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बनाने का समय है। और यही वो समझ है जो आपको सिर्फ एग्जाम पास करने वाले कैंडिडेट से एक सच्चा शिक्षक बनाती है। सही कहा। कल जब ये कैंडिडेट्स टीचर बनकर क्लास में जाएंगे तो ये सिद्धांत ही उन्हें ये समझने में मदद करेंगे कि कोई बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। आप सिर्फ सिलेबस पूरा नहीं कराते, आप आने वाले पीढ़ियों का भविष्य संवारते हैं। बहुत ही सुंदर बात कही आपने। शिक्षा सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं, इंसानों को समझना है। बिल्कुल। और अंत में मैं हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए एक सोचने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। हम हमेशा बाल विकास की बात करते हैं ना, लेकिन अगर विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है तो एक अडल्ट के रूप में, एक शिक्षक के रूप में आज आप खुद संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास की किस अवस्था में हैं? ओहो। जब हम किशोरावस्था की पहचान की खोज की बात करते हैं तो क्या हम बड़े होने के बाद भी अपनी एक नई पहचान की खोज से नहीं गुजर रहे? क्या हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होना कभी बंद होता है? क्या बात है। ये सवाल सच में सोचने पे मजबूर कर देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हाँ, कि विकास सिर्फ बच्चों का नहीं, हमारा भी लगातार हो रहा है। हम भी अपने अंदर के संज्ञानात्मक बर्तन को रोज नए अनुभवों के सामाजिक पानी से भर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो इसी शानदार विचार के साथ हम आज के सत्र का समापन करते हैं। व्यापम साइंस हब की ओर से सभी विद्यार्थियों को उनकी आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी तैयारी जारी रखिए, सीखते रहिए और हाँ, अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहिए।